नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का विस्तार से चर्चा करते आए हैं और पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ मैं आता हूं। आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो प्रारंभिक परीक्षा में आपके प्रश्न पत्र में देखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फॉर्म 17C का 17C। क्यों यह चर्चा में रहता है? क्योंकि चुनाव के समय निश्चित तौर पर इसकी चर्चा की जाती है और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ पिछले साल। उसके बाद आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ और इन सभी चीजों के बीच एक जो चीज चर्चा में रहा है वह है फॉर्म 17C। निर्वाचन आयोग पर कई तरह के प्रश्न उठाए गए, ईवीएम पर प्रश्न उठाए गए और 17C पर बहुत चर्चा किया गया। लोकसभा चुनाव में भी ये काफी चर्चा किया गया था। तो क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं, चूंकि संभव है यहां से प्रश्न आ जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया गया और कहा गया कि लोकसभा चुनाव में फॉर्म 17C जो है उसके डेटा को सार्वजनिक कर दिया जाए, यानी कि चुनाव आयोग को कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे कि आप ये डेटा सार्वजनिक कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा करने से मना कर दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निर्वाचन आयोग को इस तरह का आदेश नहीं देना चाहते हैं, है ना। चुनाव आयोग ने क्या दलील दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? चुनाव आयोग इस बात को समझाने में सुप्रीम कोर्ट में जो है वह काबिल रहा कि ये जो डेटा है 17C का, इस डेटा को सार्वजनिक करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। यह बातें, यह दलील जो है चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया। अब ये फॉर्म 17C क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, चुनाव संचालन नियम 1961 में इस फॉर्म का उल्लेख किया गया है। इसके प्रथम भाग में निम्नलिखित सूचनाएं होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। मतदान केंद्र के पात्र मतदाताओं की संख्या होता है, ईवीएम की पहचान संख्या होता है, प्रति ईवीएम दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या भी होता है। इसी बात को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दल कहते हैं कि फॉर्म 17C जो है उसके जो डेटा है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। देखिए, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। वोटिंग जब हो जाता है तो जो भी पोलिंग एजेंट होते हैं विभिन्न पार्टियों के, उनको इस फॉर्म 17C का एक कॉपी दे दिया जाता है और इसके दूसरे भाग में प्रत्याशी का नाम और उसके साथ प्राप्त कुल जो मत होते हैं, इन सब की जानकारी दिया जाता है ना। तो इसका उपयोग जो है चुनाव परिणाम संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए किया जाता है। जैसे कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चुनाव आयोग जो है इन सब आंकड़े को लेकर के वहां पर पहुंच गई। तो ये चर्चा में रहा है, लगातार ये फॉर्म 17 चर्चा में रहता है। इसको निश्चित तौर पर अच्छे से तैयार करके जाइएगा, प्रश्न में आ सकता है। अब चलते हैं रीपोलिंग की बात करते हैं। पुनर्मतदान। पुनर्मतदान कहने का क्या मतलब है, इसको समझिए। कई जगहों पर क्या होता है कि दोबारा चुनाव कराना पड़ता है ना। चुनाव होता है लेकिन किसी वजह से दोबारा चुनाव की आवश्यकता होता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, जैसे कि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोकसभा जो 18वीं लोकसभा हुआ था आम चुनाव, उसके दौरान पुनर्मतदान कराना पड़ा था। तो यहां पर इन सब चीजों को लेकर के प्रश्न बन सकता है कि किन किन स्थिति में ऐसा हो सकता है और कहां यह बात कहा गया है। देखिए, यहाँ पर लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो है पुनर्मतदान संबंधी कुछ प्रावधान किए गए हैं और कहा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियां हो जाए जिसके तहत पुनर्मतदान की आवश्यकता हो सकता है। जैसे कि प्राकृतिक आपदा हो जाए, वायलेंस हो जाए, यानी कि हिंसा की घटनाक्रम हो जाए। प्राकृतिक आपदा में देखेंगे कि जहां चुनाव होना था मतदान केंद्र पर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा आ गया जिससे चुनावी प्रक्रिया जो चल रहा था वो बाधित हो गया, तो फिर पुनर्मतदान की आवश्यकता तो होगा ही। वोटिंग मशीन यानी कि जो ईवीएम होता है वो क्षतिग्रस्त हो गया, नष्ट हो गया, इसके वजह से भी वहां पर पुनर्मतदान कराया जा सकता है। बूथ कैप्चरिंग यदि हो जाता है और इसके वजह से चुनाव रद्द होता है तो इस स्थिति में भी पुनर्मतदान कराया जाएगा। मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल, अगर उनके उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, जो ये लाइन में बोल रहा हूं इसको ठीक से समझ लीजिए, यहां से प्रश्न रह सकता है अगर ये टॉपिक आया। मैंने एक शब्द कहा, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, यानी कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होगा जिसमें राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल, इनके उम्मीदवारों की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाती है तो फिर चुनाव रद्द कर दिया जाता है और इस स्थिति में पुनर्मतदान कराया जाएगा। ये कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। साइलेंस पीरियड क्या होता है? साइलेंस पीरियड बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, यह भी इलेक्शन से संबंधित है। दरअसल
लोकसभा चुनाव के तहत राज्यों में किसी चरण में मतदान दिवस यानी कि जिस दिन वोटिंग होना है उसके ठीक 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड जो है वह लागू कर दिया जाता है। अब साइलेंस पीरियड क्या होता है इसके विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप चीजों को समझ पाए। देखिए, यह होता है कि मतदान के दिन से कुछ समय पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध है, हम सब ये जानते हैं, है ना। साइलेंस पीरियड मतदान के दिन से 48 घंटे पहले शुरू होता है और मतदान समाप्त होने के बाद यह खत्म हो जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में साइलेंस पीरियड पद का उल्लेख नहीं किया गया है। साइलेंस पीरियड के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ प्रतिबंध की बातें की गई है, जिसमें अगर सेक्शन 126 ए पर चलेंगे तो उसमें क्या कहा गया है, टेलीविजन या इसी तरह के अन्य डिवाइस का उपयोग करके किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार या किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव प्रचार पर रोक लगाया जाता है। धारा 126 ए में देखेंगे तो एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का उपयोग करके एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर भी रोक लगा दिया गया है। धारा 126 एक बी देखेंगे तो इसके तहत कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव से संबंधित कोई भी ओपिनियन पोल भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस सब चीजों की वजह से होता क्या ना, चुनाव प्रभावित होने लग जाता है, इस वजह से ये काम किया गया है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र। जैसा कि हम लोग लगातार ये देख रहे हैं, जैसे कि आप जानते होंगे जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 2024 में राहुल गांधी 2 जगह से लड़े थे, जैसे कि एक वह केरल के वायनाड से और दूसरा यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़े थे। दोनों ही सीटों से वह जीतते हुए नजर आए। फिर पारंपरिक सीट जो है रायबरेली सीट, वहां से वो रहे लोकसभा सांसद और वायनाड सीट को उन्होंने छोड़ दिया। जब वायनाड सीट को उन्होंने छोड़ दिया तो उनकी ही बहन प्रियंका गांधी जो है बाद में जब वहां पर बाईपोल होता है तो कैंडिडेट बनती है, जीत करके आती भी है। तो ये सारा चीज इसी वजह से इशू में रहा है। संविधान ने संसद को चुनाव आयोजित करने के तरीके को विनियमित करने का अधिकार दिया है। किसी उम्मीदवार द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से संबंधित प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके संदर्भ में समझते हैं इसकी जो उपधारा 33(7) है, इसमें क्या कहा गया है। यह एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। कई जगह यह स्टेटमेंट रहेगा कि कितने भी सीटों से लड़ सकते हैं, गलत जवाब होगा, 2 मैक्सिमम है। पहले ऐसा नहीं था, 1996 में यह संशोधन किया गया था, यह अधिनियम जोड़ा गया था। क्योंकि उससे पहले देखेंगे तो कितने भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा जा सकता था, यह प्रतिबंध नहीं था आंकड़ों को लेकर के। लेकिन बाद में यह तय कर दिया गया कि आप मैक्सिमम जो है 2 लोकसभा क्षेत्र से आएंगे। इसका अगर सेक्शन 70 देखेंगे तो इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक सीटों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सीट को छोड़कर दूसरे सीट से त्यागपत्र देना होगा, जैसे कि राहुल गांधी ने वायनाड से यही किया। इस प्रकार यदि कोई उम्मीदवार 2 सीटों से जीतता है तो उसके द्वारा रिक्त की गई सीट पर उपचुनाव आवश्यक होगा, जैसा कि इसके बाद यहाँ पर हुआ भी था। होम वोटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहा है। और इस बार का बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र देखेंगे, एक स्टेटमेंट इसमें से डाल दिया था उसमें। फिर यूपीएससी में भी यहां से प्रश्न रह सकता है, चूंकि कुछ बदलाव किए गए हैं यहां पर, इसको लेकर के समझ लीजिए। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के जो आम चुनाव हुआ उसमें पहली बार होम वोटिंग सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। पहली बार मैंने शब्द कहा है, इसीलिए मैंने कहा यह ज्यादा जरूरी है। आयोग का कदम जो है उसके आदर्श वाक्य कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे के अनुरूप है। आयोग का मानना है, निर्वाचन आयोग का, कि कोई भी मतदाता ऐसा ना हो जाए जो चुनावी प्रक्रिया में भाग ना ले पाए, इसके लिए काम किया गया है। होम वोटिंग सुविधा क्या है? देखिए, मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर में जाकर के उनसे मतदान कराया जाता है। इस दौरान मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है। लाभार्थी कौन हो सकते हैं, इसको लेकर के बातें किया गया है। 2 स्टेटमेंट है। 40% बेंचमार्क जो होंगे ऐसे दिव्यांग के तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति यहां पर कर सकते हैं। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह इसमें अब क्या कर दिया गया है, 85 वर्ष से अधिक कोई भी अगर व्यक्ति हैं 85 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक हैं तो उन्हें भी यहां पर जो है होम वोटिंग का सुविधा दिया जाएगा। यही स्टेटमेंट जो है बीपीएससी में था। तो यहां से प्रश्न बनने के यहां आप देखेंगे यूपीएससी में भी संभावना रहेगा। मतदान को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ अन्य कदम उठाए गए हैं। आयोग ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी विस्थापितों के लिए फॉर्म
ईवीएम की बोझिल प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया और इससे मतदान करने में उन्हें आसानी होगा। और आयोग ने स्वीप 1 में दिव्यांग जनों को सम्मिलित करने का फैसला किया है। प्रस्तावित बहुनिर्वाचित क्षेत्र यानी कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम लोग आरवीएम कहते हैं, इसमें भी कुछ बातें जोड़ा गया है। यह प्रवासी मतदाता जो होंगे उनको उनके मौजूद निवास स्थान से अपने मत का प्रयोग करने में ये सक्षम बनाएगी। एक चीज और है जिसको लेकर के काफी चर्चा आता है, जिस दिन वोट की गिनती होती है आप लोग इस शब्द पर काफी ध्यान देते होंगे, डाक मत पत्र। क्या होता है? यह डाक द्वारा मत भेजने की अनुमति देता है। इसमें कुछ शर्त दिए गए हैं, जैसे देखिए, विशेष मतदाता अगर होंगे, सेवा मतदाता, इलेक्शन ड्यूटी पर बहुत सारे कर्मचारी जो तैनात रहते हैं, और यहाँ पर जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन जो मतदाता आते हैं वह भी। प्रॉक्सी वोटिंग के विषय में भी समझ लीजिए। इसके तहत पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है। यह सुविधा केवल सेवा मतदाताओं के लिए ही उपलब्ध है, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई और व्यक्ति उनके बदले जाके दे सकते हैं जिनको अपना प्रतिनिधि बनाएगा, लेकिन वह केवल जो है अगर सेवा मतदाता होते हैं तभी उनको ये लाभ मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर के आज के इस लेक्चर में जितने भी टॉपिक की हमने चर्चा की है वह चुनाव से ज्यादातर संबंधित है। सारे टॉपिक आपने देखा चुनाव से संबंधित, तो इतने सारे टॉपिक आप करके जाइएगा, चुनाव से संबंधित जो प्रश्न आएगा फिर आपसे नहीं छूटेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।